Good morning, all of you. Myself, Kamlesh B. Narwani, once again represent with you our social study lesson 10 organs of government. And in the previous part of this lesson, we had discussed the organs of government in this legislature, executive, and judiciary. There are three organs of the government, and in legislature, types of legislature: unicameral legislature and bicameral legislature. And what's the difference between both of them? Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, and qualification for membership for both the houses. And now in this video lecture we will discuss our topic ahead, the Speaker of Lok Sabha. So please open your book and pay attention with. So the Speaker of Lok Sabha. The main function of the Speaker is to see that the proceeding of the Lok Sabha gets organized in a prescribed form to maintain discipline, order and dignity of the houses are the topmost function of the Speaker. So what are the main functions of the Speaker of Lok Sabha? The main functions of the Speaker of the Lok Sabha is to proceeding of the Lok Sabha get organized in a prescribed form. एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर जब भी अगर कभी लोकसभा की मीटिंग्स हो या लोकसभा की जो भी प्रोसेसिंग हो करनी है, उसे एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर पहले से निर्धारित जो फॉर्म बनाया जाता है। आप हमारे स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि कई तरह की गतिविधियाँ होती हैं, कई तरह की मीटिंग्स वगैरह होती हैं। इन मीटिंग्स के अंदर कई तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, आपने कल्चरल प्रोग्राम्स देखे होंगे या प्रेयर आपने देखी होगी। प्रेयर क्या होती है? एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होती है। कल्चरल प्रोग्राम एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होते हैं। उनके लिए पहले से एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया जाता है जो भी एंकर होते हैं उनके द्वारा, कि इस प्रोग्राम के बाद में ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, इसके बाद में ये प्रोग्राम आपको शो किया जाएगा। तो ये एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है। इसी तरह से जब भी कभी लोकसभा की मीटिंग्स होती है तो उसके पहले भी पूरे प्रोग्राम को एक मेंटेन किया जाता है कि कब किस तरह के प्रोग्राम्स को और इस पूरी मीटिंग्स के अंदर, इस पूरे सेशन में कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा। तो उससे एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर। प्लस सेकंड, टू मेंटेन डिसिप्लिन अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ लोकसभा, कि जो भी मेंबर्स उस लोकसभा की मीटिंग्स के अंदर या प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके द्वारा डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए। एंड ऑर्डर एंड डिग्निटी ऑफ द हाउसेज, जो लोकसभा का सदन है उसकी गरिमा का सम्मान करते हुए, क्योंकि ये हमारे देश की पार्लियामेंट का सबसे बड़ा सदन है, इसीलिए इसका सम्मान बनाए रखा जाना चाहिए। यही सारे टॉप मोस्ट फंक्शन होते हैं स्पीकर्स के। So the member of the Lok Sabha elect their speaker and deputy speakers from among themselves। ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर्स कहाँ से बनाए जाते हैं? उन्हीं मेंबर्स में से, लोकसभा के मेंबर में से ही एक मेंबर को स्पीकर और एक को डेप्यूटी स्पीकर बनाया जाता है। जैसे आपकी क्लास के जो सीआर बनाए जाते हैं वो आपकी क्लास के ही मेंबर में से बनाए जाते हैं कि फर्स्ट सीआर, सेकंड सीआर। The Speaker presides over the session of the Lok Sabha and maintain and control its functionings। स्पीकर ही होता है जो कि प्रिस्क्राइब करता है सेशंस को, एंकरिंग करता है लोकसभा के, और उसके अंदर कंट्रोल्स को मेंटेन रखता है, उस मीटिंग्स के ऊपर कंट्रोल रखता है कि अगर किसे बोलने की परमिशन दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी। ये सारे फंक्शंस हैं या इनके ऊपर कंट्रोल करने का काम स्पीकर का होता है। द स्पीकर एक्सपेक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम द मेंबर्स इन द लोकसभा। जैसे आपकी क्लास के अंदर जब अगर सीआर आपके सामने आके खड़ा होता है तो आपसे किस चीज़ का, अगर टीचर के एब्सेंस में, तो आपसे किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखता है कि सारे मेंबर्स, जो आप सारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक डिसिप्लिन को मेंटेन करें।
इसी तरह से स्पीकर्स भी अदर मेंबर्स के द्वारा डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्टेशन रखता है कि पूरी मीटिंग्स के अंदर डिसिप्लिन बना रहे। द स्पीकर इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउसेज। इस तरह से एक जो स्पीकर ही होता है वह उस पूरे हाउस की डिग्निटी को बनाए रखने का मतलब प्रोटेक्टर होता है, उसकी रक्षा करने वाला होता है। हिज डिसीजन इन द हाउस आर फाइनल एंड कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब कि अंतिम, लास्ट, फाइनल। सो उसके जो डिसीजन होते हैं वो हाउस के अंदर फाइनल डिसीजन होते हैं। स्पीकर कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और कैन इवन हैव ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज द स्पीकर ऑफ द लोक सभा इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द स्पीकर कैरीज आउट द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन ए फर्म एंड इम्पार्शियल मैनर। यहाँ इसे समझिए, हमारे यहाँ पे चुनाव में कई तरह की पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं। उनमें सपोज कीजिए कि कांग्रेस है, बीजेपी है या आप पार्टी है, कई सारी पार्टीज होती है और उन सभी के मेंबर्स एमपीज पार्लियामेंट के अंदर चुन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में जाते हैं। स्पीकर चाहे किसी भी, और स्पीकर उन्हीं मेंबर में से एक को बनाया जाता है, तो वह चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, लेकिन उससे ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि जब अगर उसे स्पीकर के पद पे अगर अपॉइंट किया जाए तो वह किसी के भी साथ में पार्शलिटी ना करें, अपने जो प्रोसीडिंग्स हैं, अपनी कार्यवाही हैं, उससे फर्म रूप में मजबूती से उसे चलाएं और इम्पार्शियल मैनर से, किस यानी कि निष्पक्षता से उसे करें। बाय गेनिंग ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोक सभा एज ए रिसोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर से। With this, a speaker can be removed from his post by giving a 14 days notice period। अच्छा, वैसा नहीं है कि आप स्पीकर एक बार बन गया तो आप उसे हटा नहीं सकते हैं। स्पीकर को हटाने की भी प्रोसेसिंग है। अगर मेजॉरिटी से मेंबर्स, हमारी लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स होते हैं, अगर उनमें से आधे से ज़्यादा मेंबर उसको हटाने का प्रस्ताव पास कर दे, रिसोल्यूशन यानी प्रस्ताव, अगर प्रस्ताव पास कर दे और उसे एक रिटर्न में दे देते हैं तो उस गेनिंग ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स लोकसभा ऑन ए रिसोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर, तो लोकसभा उस स्पीकर को हटा सकती है, लेकिन उसे हटाने के पहले 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है कि वह उस पीरियड के अंदर अपनी कोई सफाई दे सकें। ऑल द स्पीचेज एंड क्रिटिसिज्म इन द लोकसभा इज़ डन बाय एड्रेसिंग द स्पीकर ओनली। आपने टीवी पे लोकसभा की प्रोसीडिंग्स देखी होगी, आजकल तो सभी को लाइव टेलीकास्ट होता है, तो आपने जब भी देखा होगा कि जो भी अगर एमपी या अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपनी बात रखनी होती है तो वह माननीय स्पीकर महोदय या माननीय अध्यक्ष महोदय के नाम से संबोधित करते हुए, यानी वह अपनी बात डायरेक्ट ऑल ओवर मेंबर्स के साथ में पहले स्पीकर को बताते हुए कह रहा है। ठीक है, The working in both the houses of the parliament can be carried out in either हिंदी और इंग्लिश। लोकसभा और राज्यसभा में जब भी अगर कोई प्रोसीडिंग होती है तो वह हिंदी या इंग्लिश में ही होती है, बट ए स्पीकर कैन परमिट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू स्पीक इन हिज ओन लैंग्वेज इन केस ही डज नॉट नो इंग्लिश और हिंदी। यहाँ तो लोकसभा की जितनी भी मीटिंग्स होगी उनमें जो भी डिस्कशन होगा, डिबेट्स होगी, वह इंग्लिश और हिंदी में ही होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा एमपी है जैसे कि तमिल या हमारे जितने भी साउथर्न स्टेट्स हैं उनमें कईयों को इंग्लिश और हिंदी नहीं आती है, तो लोकसभा के स्पीकर की परमिशन के बाद में ही वो अपनी बात को अपनी खुद की लैंग्वेज में प्रस्तुत कर सकते हैं, अगर उन्हें इंग्लिश और हिंदी नहीं आती हैं तो। If any member of the Lok Sabha remain absent for a continuous period of 60 days without informing the speaker, then his seat is declared in as vacant। आपकी क्लास में क्या होता है, अगर आप क्लास टीचर को बताए बगैर अगर 5 दिन 7 दिन 10 दिन अगर एब्सेंट रहते हैं, यहाँ अगर 1 महीने तक कंटिन्यू एब्सेंट रहते हैं, आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो आपका नेम ऑटोमेटिकली कट जाता है। उसी तरह से लोकसभा के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अगर आपने स्पीकर को बताए बिना, वो स्पीकर क्या होता है आपकी क्लास का एज ए मॉनिटर है, समझ लीजिए,
और आपने अगर मॉनिटर को भी इन्फॉर्म नहीं किया है कि मैं किस कारण से एब्सेंट हूँ, तो आपकी वह सीट वैकेंट मानी जाती है और फिर उसमें किसी दूसरे का चुनाव होता है। कास्टिंग वोट, अच्छा अब ये कास्टिंग वोट एक अलग प्रोसेसिंग है। इसके अंदर जब भी कभी मेजॉरिटी से किसी डिसीजन को लिया जाता है लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, जब भी अगर किसी के ऊपर वोटिंग करवाई जाती है, तो वोटिंग करवाते समय अगर दोनों पार्टीज, क्योंकि मेजॉरिटी का मतलब होता है कि मोर देन हाफ, सपोज कीजिए हमारी लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स हैं अभी एट प्रेजेंट टाइम में, उनमें से 400 मेंबर ही प्रेजेंट हुए, उनमें स्पीकर को छोड़ करके, क्योंकि स्पीकर कभी भी वोटिंग नहीं करता है किसी भी मुद्दे पे, लेकिन वह वोटिंग करता है, लेकिन कब करता है, सपोज कीजिए 400 मेंबर्स हैं या 400 मेंबर्स स्पीकर को छोड़ के हैं, उनमें से 200 मेंबर्स और 200 मेंबर्स की कास्टिंग वोट हुई है और 200 मेंबर्स ने उस पर एग्रीनेस बताई है, 200 मेंबर्स ने उस मुद्दे से डिसएग्री है, इक्वल वोटिंग आई दोनों तरफ। अब फैसला किस तरफ जाएगा, तो ये फैसला स्पीकर पे छोड़ा जाता है कि वह अपनी विवेक से किस तरफ वोटिंग करना चाहता है। जब लास्ट में वो जब वोटिंग करता है तब जा कर के उसकी कास्टिंग वोट कहा जाता है, ठीक है। बाकी नहीं तो स्पीकर कभी भी किसी मुद्दे में वोट नहीं देता है, उसके वोट को फाइनल वोट माना जाता है, ठीक है। बाकी अगर 400 मेंबर्स हैं, उनमें से 250 मेंबर्स एक तरफ मेजॉरिटी से हैं या 210 मेंबर्स एक तरफ मेजॉरिटी से अगर वोटिंग दे रहे हैं, चाहे डिसएग्रीनेस में, यस में या नो में, तो जो मेजॉरिटी से आ रही है उसे माना जाएगा। बट अगर कभी ऐसे केस में कि अगर दोनों तरफ इक्वल वोटिंग हो, तो उस समय स्पीकर अपना वोट देता है। So during any proceeding of the House that arise any questions, matter or problem or discussion on any bill or act and decision upon is to be taken, especially when the members of vote is favor or against, the matter are equal in numbers, then in such conditions the speaker can give his deciding vote, which is known as the casting vote, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सच सिचुएशंस द स्पीकर कैन नॉट वोट, अभी हमने बात की थी कि इस कंडीशन के अलावा स्पीकर कभी भी वोट नहीं देता है। एंड हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ आवर लोकसभा, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लीजिए, प्लीज़ अंडरलाइन दिस पैराग्राफ। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर द प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड आउट बाय द डेप्यूटी स्पीकर्स। In the absence of the speaker and the deputy speaker both, the proceeding of the Lok Sabha are conducted by a speaker panel consisting of senior, experienced and who are familiar with the proceeding of the parliament, expert from different political parties, ठीक है। अगर कभी स्पीकर एब्सेंट होता है तो उसके सारे कार्य कौन करता है, डेप्यूटी स्पीकर। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है उस मीटिंग में से, तो अगर मीटिंग करना कंपलसरी है और अगर डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हैं, तो उस समय स्पीकर का पद एक स्पीकर पैनल प्रिपेयर करता है। उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपने में से सबसे सीनियर मेंबर को, जो कि एक्सपर्ट्स हो पॉलिटिकल फॉर्म्स के बारे में जानने में, अगर उसे पॉलिटिकल प्रिस्क्राइबिंग से का सारा नॉलेज है और वह सभी से सीनियर हैं, तो उससे एज ए स्पीकर बनाया जाता है ओनली फॉर, यानी कि टेम्पररी स्पीकर के तौर पे, और वही उसकी प्रोसीडिंग को पूरा करता है। व्हेन कैन ए बिल बिकम एन एक्ट, हम जानते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा कानून को बनाया जाता है। जो हमारी लेजिस्लेचर है उसके द्वारा कानून बनाने वाली एक ये संस्था है और उसी के द्वारा कानून बनाया जाता है। लेकिन ये कानून बनते कब हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू मेक एनी बिल। वी नो दैट द प्रपोजल इज कॉल्ड ए बिल। सबसे पहले तो बिल और लॉ के अंदर डिफरेंस समझ लीजिए कि बिल किसे कहते हैं। अगर जब भी आपके एरिया में अगर कोई भी, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लोगों ने प्रपोजल दिया कि मास्क एवरी पर्सन को पहनना चाहिए, तो ये प्रपोजल था, अभी तक वह बिल नहीं बना था। लेकिन बिल ये कब बनेगा, जब लोकसभा के मेंबर्स हैं उसके ऊपर तीनों रीडिंग्स के बाद में अगर अपना डिसीजन देंगे और राज्यसभा के मेंबर्स भी अपना डिसीजन देंगे,
दोनों की एग्रीनेस के बाद में जब प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर साइन करेगा तो जा कर के वह एक लॉ बनेगा, बाकी नहीं तो सिर्फ जब तक प्रपोजल है वह एक बिल कहलाएगा। द पार्लियामेंट डज द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ argumenting the old laws, framing new laws and nullifying obsolete laws। पार्लियामेंट का एक अपना इम्पोर्टेंट वर्क ये भी होता है कि वह जितने भी पुराने लॉज हैं उनमें परिवर्तन कर सकती है, उन्हें हटा सकती है या नए कानून बना सकती है। हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज के कानून था उसको हटाया गया और उसके बाद में अब चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया गया। इस तरह से कई सारे हमारे जो रूढ़िवादी कानून थे जो कि समय के अनुसार बदलते रहते हैं उनमें परिवर्तन करती रहती है। एनी ऑफ द बिल्स ईदर ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और द बिल टू अमेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन कैन बिकम एन एक्ट बाय पासिंग थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। बिल कितनी तरह के होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ बिल? सो देयर आर 3 types of bill: money bill, ordinary bill and the bill to amend constitution। ओके, मनी बिल के अंदर जितने भी राजस्व से संबंधित मनी से रिलेटेड काम किए जाते हैं, ऑर्डिनरी बिल के अंदर मनी के अलावा जितने भी अगर प्रपोजल्स देने होते हैं वो सारे ऑर्डिनरी बिल में आते हैं। लेकिन अमेंड्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, परिवर्तन करना। जब भी कभी हमारे संशोधन में परिवर्तन करना होता है तो उसके लिए एक अलग से बिल होता है। यहाँ पे मनी बिल की प्रोसेस अलग होती है और इन तीनों की प्रोसेस अलग होती है। हम 1 by 1 इनको समझेंगे। सो एनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द बिल कैन बी प्रेजेंटेड बाय ए मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सो पहली बात तो ये आता है कि लोकसभा प्रेजेंट करेगी या राज्यसभा प्रेजेंट करेगी अपने बिल को, किसी भी बिल को पहली बार। तो किसी भी हाउसेस का कोई भी मेंबर, अगर जो मिनिस्टर्स हैं वह बिल को प्रेजेंट कर सकता है। इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट रिगार्डिंग एनी बिल, द प्रेजिडेंट कैन कॉल ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अगर जब भी दोनों हाउसेस के अंदर अगर, क्योंकि पहले लोकसभा अगर प्रेजेंट करेगी तो वह बाद में राज्यसभा के पास भी जाएगा, और अगर राज्यसभा अगर प्रेजेंट करेगी, ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल की बात बता रहे हैं हम आपको। अगर राज्यसभा प्रेजेंट करेगी तो फिर वह लोकसभा के अंदर जाएगा उनका बिल डिस्कशन करने के लिए। और अगर दोनों हाउसेस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर मतभेद होता है, तो इसके लिए प्रेसिडेंट दोनों की जॉइंट सिटिंग को बुलाता है। हमने पहले पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ओनली फॉर सिर्फ जॉइंट सिटिंग में जाता है या फर्स्ट मीटिंग में जाता है। सो जॉइंट सिटिंग बुलाएगा उस मैटर को सोल्व करने के लिए। द प्रोसीडिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन ए जॉइंट सिटिंग इज चेयर्ड बाय द स्पीकर्स। उसमें भी लोकसभा का स्पीकर होगा, वही चेयर करेगा, वही उसको एंकर करेगा। वेर इन द बिल कैन बी पास्ड बाय मेजोरिटी देन द बिल बिकम एन एक्ट इफ़ इट इज़ पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज। जब दोनों हाउसेस के मेंबर्स के द्वारा मेजोरिटी से इसे पास कर दिया जाता है तो यह एक एक्ट बनता है। कब बनता है? आफ्टर द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये लाइन इसमें इंक्लूड कर देना, क्योंकि आपसे जब अगर क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको जब आगे इसके टिक करवाए जाएंगे तो उसमें ये लाइन इसमें ऐड कर देना, क्योंकि जब दोनों हाउसेस पास तो कर देते हैं लेकिन आफ्टर द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट जब तक उसके ऊपर साइन नहीं करता है तब तक वो एक बिल नहीं बनता है। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं प्रोसीड्यूर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम बिल। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और अमेंड्स टू कॉन्स्टिट्यूशन बिल। अभी हमने ये 3 तरह के बिल पढ़े थे, उनको जनरल डिस्कशन कर दिया कि कैसे एक बिल बनता है। अब हम ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात करते हैं। द प्रोसीड्यूर ऑफ प्रेजेंटिंग ए बिल इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर इज कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी हाउसेस के किसी भी मेंबर के द्वारा, जो मिनिस्टर्स के द्वारा उसे प्रेजेंट किया जा सकता है। तो प्रेजेंट करने की जो प्रोसेस होती है उसे फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है। वेयर इज़ द टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स एंड द रीजन ऑफ द बिल आर डिस्क्राइब्ड। वह जो पर्सन्स अपने प्रपोजल को प्रपोज करेगा वह उसका टाइटल देगा कि इस बिल का नाम क्या होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है और इसके क्या कारण हैं कि इसे लाया जा रहा है। ठीक है,
कोई भी कानून बनाने के पहले आप अगर सपोज कीजिए अपने लिए अगर एक मोबाइल परचेज़ करना चाहते हैं, अपने पापा को कहते हैं, तो पापा को ये तो बताएंगे ना कि मेरे को गेम खेलना है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को लेसन्स देखने हैं, तो उस लिए मैं उसका पर्पज़ क्या है आपके मोबाइल लेकर के आने का, आप ये पहले पापा को बताएंगे। उसी तरह से यहाँ अपने पूरे घर पे बताएंगे, तभी तो आपके उस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। इसी तरह से जब भी अगर कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय उसके जो टाइटल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड जो रीजंस बताए जाते हैं वो उसकी फर्स्ट रीडिंग कहलाती है, और ये किसी भी हाउस में हो सकता है, ठीक है। बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इट इज़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द रिकमेंडेशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द हाउस एंड बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द सेंटर एंड रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिए कि अगर आप सेंट्रल पार्लियामेंट में अगर किसी भी बिल को अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए रिकमेंडेशन यानी कि सहमति, प्रेसिडेंट की सहमति होना आवश्यक है। ऐसे ही नहीं कि आप पार्लियामेंट की मीटिंग में बैठे हैं, मेंबर ऑफ एमपी हैं और पार्लियामेंट की मीटिंग में बैठे हैं तो आपने ऐसे ही खड़े होकर के कुछ भी बोल दिया। जब तक प्रेसिडेंट आपको अपनी बात को रखने का प्रस्ताव नहीं देता है और उसके ऊपर सहमति नहीं देता है, तब तक वह उस स्पीकर के द्वारा जो बनाया गया जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट होगा, उसमें उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा और आपको अपनी बात रखने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसलिए प्रेसिडेंट की परमिशन होना आवश्यक है। इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर जो चेयरमैन होता है हाउस का, हमारे विधानसभा के अंदर भी होता है, स्पीकर्स की तरह ही चेयरमैन होते हैं हाउस के, उसे की परमिशन लेना आवश्यक है। In the first reading of the bill, the general information of the bill is discussed upon. इस फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि ओनली जनरल इन्फॉर्मेशंस दी जाती है कि ये बिल क्यों लाया जा रहा है, इसका टाइटल क्या रखना होगा, ये सारी। ऑब्जेक्शन मस्ट बी विद रीजन एंड वोटिंग इज़ डन इफ़ नेसेसरी। अब इसमें भी ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, डिबेट्स हो सकती हैं, और अगर कभी कंपल्सरी लगे तो वोटिंग करवाई जा सकती है कि इस बिल को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। अगर मेजॉरिटी से पास होगा तो उस बिल की सेकंड रीडिंग कराई जाएगी। सेक्शन वाइज डिस्कशन इज डन फॉर एवरी पॉइंट इट्स। अब ये सेकंड रीडिंग की बात चल रही है कि सेकंड रीडिंग में क्या होता है कि सेक्शन वाइज डिस्कशन इज डन फॉर एवरी पॉइंट से। अब उस जो बिल बनाया जाएगा उस बिल के हर एक पॉइंट के ऊपर सेक्शन वाइज डिस्कशंस भी किया जाएगा। इट्स ऑब्जेक्टिव एंड द रिप्रिकॉशंस आर एग्जामिन्ड। इसके लक्ष्य क्या हैं और इसके द्वारा फ़ायदे क्या क्या मिलने हैं, इसके द्वारा हानियाँ क्या क्या होनी है, इन सारी चीज़ों को ऊपर एग्जामिन किया जाता है। अमेंडमेंट्स आर डन इन इट ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ग्रुप एसोसिएशंस इंस्टीट्यूशंस और ओपिनियन ऑफ द ओपिनियन पार्टीज अपोजिशन पार्टी। इसमें अपोजिशन पार्टी के द्वारा इसमें अगर कोई रिकमेंडेशंस हैं, अगर कोई अमेंडमेंट्स हैं तो वह भी किया जाता है। पब्लिक के द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा अगर कोई अमेंडमेंट्स दिया जाता है तो वो अगर पॉसिबल है तो किया जाता है। समटाइम्स ड्यू टू द वर्कलोड ऑफ द हाउस ए बिल कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन डिटेल। अच्छा, अभी सेकंड रीडिंग के अंदर क्या होता है कि अगर कभी हाउस के ऊपर वर्कलोड है तो उस बिल के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता है और सिर्फ इसे देयरफॉर इट इज़ हैंडेड ओवर टू ए कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड मेंबर हैविंग स्पेशल नॉलेज टू एग्जामिन द बिल्स। उस समय क्या किया जाता है कि उस समय जो उस बिल के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि उस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें वह बिल हैंडेड कर दिया जाता है। 5 या 7 मेंबर होते हैं तो उन मेंबर्स के द्वारा उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। सिर्फ अलग से वही मेंबर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देन कीपिंग ए व्यू द पब्लिक ओपिनियन दे अंडरगोज नेसेसरी डिस्कशन एंड सजेस्टेड रिक्वायर्ड चेंजेस दैम। अब अगर उसमें पब्लिक ओपिनियन की ज़रूरत है तो पब्लिक ओपिनियन ली जाती है। उसमें अगर कोई यानी कि उसमें चेंज करने की ज़रूरत है तो रिक्वायर्ड चेंजेस भी किए जाते हैं। एंड द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी इज़ सबमिटेड ऑफ द हाउसेस। और सारा उस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट्स पेश किए जाने के बाद में कि उनका क्या फाइनल डिसीजन होना चाहिए वो हाउसेस के सामने पेश कर दिया जाता है। देन द बिल इज़ सेंट फॉर द थर्ड रीडिंग। उसके बाद में इसकी थर्ड रीडिंग होती है। अब इस थर्ड रीडिंग में क्या होता है, द थर्ड रीडिंग इज ओनली फॉर्मल्स
पहले फर्स्ट रीडिंग के अंदर उसके बाद में जनरल इन्फॉर्मेशंस दे दी, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उस क्या क्या टाइटल होना चाहिए, ये सारी डिस्कशंस हमारी फर्स्ट रीडिंग में हो गया। सेकंड रीडिंग के अंदर उसके बारे में डिटेल से एग्जामिन हो गया, उसके फ़ायदे उसके नुकसान सब देख लिए हमने। तब थर्ड रीडिंग ओनली 4 फॉर्मल मीटिंग्स होती है, उसमें अगर बिल पास करना है तो यस किया जाएगा और नो करना है तो नहीं कर दिया जाएगा। सो आफ्टर प्रेजेंटिंग द लॉजिक इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस ऑफ द चेंजेस इन द बिल, वोटिंग इज कैरिड आउट। अब अगर पास करना है, अगर लोगों की सहमति हो रही है तो उसके ऊपर वोटिंग करवा दी जाती है। वोटिंग अगर मेजॉरिटी से आती है तो वह बिल उस फर्स्ट हाउस में पास हो जाता है, और अगर नहीं आ पाती है मेजॉरिटी तो उस बिल को नहीं पास किया जाता है। सो इफ़ इट गेन्स मेजॉरिटी देन द बिल इज़ डिक्लेयर्ड पास्ड एंड द पास्ड बिल इज़ साइंड बाय द चेयरमैन। अगर बिल पास हो जाता है तो उसके द्वारा जो हाउस का चेयरमैन होता है, स्टेट असेंबली में चेयरमैन के द्वारा, और लोकसभा के अंदर जो कि हमारी सेंट्रल असेंबली है उसके द्वारा, स्पीकर्स के द्वारा उस बिल के ऊपर साइन करवा दिए जाते हैं ऑन द फर्स्ट हाउस एंड देन इट इज़ सेंट टू द सेकंड हाउस। अच्छा, यही बिल अगर राज्यसभा के अंदर पहले अगर प्रस्तावित किया जाता है तो राज्यसभा के अंदर तो चेयरमैन होता है और वाइस चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन के द्वारा उसके ऊपर साइन करवाए जाते हैं। द बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसेस इन सेकंड हाउस। अब यही सेम प्रोसेस सेकंड हाउस के अंदर भी चलाई जाती है। उसकी फर्स्ट रीडिंग में उसका इंट्रोडक्शंस, सेकंड रीडिंग के अंदर उसमें डीपली डिस्कशन, और थर्ड रीडिंग के अंदर अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्टेशंस, और अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्शंस। सो इफ द बिल पास्ड इन द सेकंड हाउस विद इट्स नेसेसरी अमेंडमेंट्स इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट सिग्नेचर्स। अगर उसमें नेसेसरी अमेंडमेंट्स को सुधार होने के बाद में अगर सेकंड हाउस से भी पास हो जाता है, तो अगर सेकंड हाउस उसमें से राज्यसभा अगर उसमें कुछ डिस्कशंस या अगर उसमें कुछ सुधार करना चाहती है और लोकसभा भी उसके ऊपर अगर एग्री हो जाती है तो वह बिल प्रेसिडेंट के पास में सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। एंड आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंट असेंट, प्रेसिडेंट अपनी असेंट कैसे देगा, सहमति कैसे देगा, साइन करके। सो आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट। प्रेसिडेंट के साइन के बाद में वह बिल एक एक्ट बन जाता है। बट इफ़ द बिल इज़ नॉट पास्ड इन द सेकंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दूसरे हाउसेस के अंदर अगर वह बिल पास नहीं होता है, इट इज़ अगेन सेंट टू द फर्स्ट हाउस। अगर सेकंड हाउस ने जो कि अगर उसके ऊपर अपनी असेंट नहीं दी, सहमति नहीं दी, और उसमें अगर पास नहीं हुआ तो फिर से फर्स्ट हाउस के पास में भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने योग्य है कि पहले अगर लोकसभा में पेश किया जाता है और फिर बाद में राज्यसभा में पेश किया जाता है, सेकंड हाउस अगर राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा जैसा अगर उसमें चेंजेस करना चाहता है उस बिल के अंदर, अगर लोकसभा एग्री होगी तो ठीक, नहीं होगी तो उस बिल को वापस से भेज देगी। उसमें राज्यसभा को ज़्यादा लिमिट्स नहीं है कि वह उस बिल को रोक सकें। लेकिन अगर पहले राज्यसभा में पेश हुआ है और अगर लोकसभा ने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस उन्हें मानने पड़ते हैं राज्यसभा को। यानी सबसे ज़्यादा पावर में कौन रहता है, लोकसभा रहती है। ठीक है। So if the second house keep the bill for more than 6 months, it is understood that bill is rejected. लेकिन अगर सेकंड हाउस जो कि होता है 6 महीने तक उस बिल के ऊपर डिस्कशन ही नहीं करता है, उसको ला करके पटक देता है ऑर्डिनरी बिल, तो वह रिजेक्टेड माना जाता है। इफ बोथ द हाउसेज डिसएग्री और हैव अ डिस्प्यूट ओवर ए बिल, ए जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज इज समन्ड। लेकिन अगर दोनों हाउसेज में से अगर कोई हाउस अगर डिसएग्री है, किसी बात पे सहमत नहीं है, तो दोनों हाउसेज का, लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सेशन बुला लिया जाता है। इन द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट द डिस्प्यूट्स आर ट्राइड टू बी रिसॉल्व्ड थ्रू गेनिंग मेजोरिटी। यहाँ पर भी जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसे मेजोरिटी के द्वारा सोल्व करने की कोशिश की जाती है। व्हेन ए बिल इज सेंट फॉर प्रेसिडेंट सिग्नेचर देयर आर 3 ऑप्शंस विद द प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास में भी 3 ऑप्शंस होते हैं कि वह उस बिल के ऊपर साइन करने के लिए जब जाता है तो उसके पास में 3 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से हैं? ही साइन द बिल देयर बाय अप्रूविंग इट, कि वह उसके ऊपर साइन कर दें और बिल अप्रूव हो जाए, वो एक कानून बन जाए। ही कीप्स द बिल विद हिम,
वह अपने पास में बिल को रखे, ताकि वह उसके बारे में अगर कोई और भी डिस्कशन करना है उससे सुप्रीम कोर्ट के किसी यानी कि जजेस से उसके ऊपर डिस्कशन करवाना है तो वह उस बिल को अपने पास में रख सकता है। एंड थर्ड आता है ही सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन। रिकन्सिडरेशन का मतलब होता है कि फिर से सोच विचार करना। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इस पर अभी और भी डिस्कशन होना चाहिए तो वह फिर वापस से उस बिल को हाउसेज में भेज देता है। द बिल बिकम एन एक्ट इज पब्लिश्ड इन गवर्नमेंट गजेट्स, देन देयर इज इन्फोर्समेंट फ्रॉम द डेट गिवन देयर इन। जब बिल अगर पास हो जाता है तो उससे फिर गवर्नमेंट गजेट्स के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट बुक्स हैं उनमें पब्लिश करवाया जाता है, जो कि वीकली कई सारी बुक्स जैसे कि क्रोनोलॉजी है या ऐसी कई सारी बुक्स जो कि मंथली गवर्नमेंटेड बुक्स पब्लिश होती हैं, उनके द्वारा इसमें उस डेट के अकॉर्डिंग से कि ये किस डेट से यह इन्फॉर्मेंसमेंट में आएगा उसके बारे में जानकारी दे दी जाती है। When any bill to amend the constitution is presented in any of the houses of parliament, it has to be passed by a majority member of the members of the house and by 2/3 of the members present and voting। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर चेंजेस करना है तो इफ़ ए बिल pertain to any matter related to the central or the states, अगर सेंट्रल और स्टेट यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई मेंबर्स हैं, अगर कोई मैटर हैं, तो इट रिक्वायर्स परमिशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। अच्छा, सपोज कीजिए अभी जो आर्टिकल 370 हटाना था, आपको ध्यान है कि अभी ये आर्टिकल 370 जो हटाया गया था, इसमें क्या हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ में ही पर्टिकुलर स्टेट्स के मोर देन हाफ मेंबर्स के असेंट मिलना भी, यानी कि पर्टिकुलर स्टेट में जिस स्टेट के साथ में अगर, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों का से रिलेटेड अगर कोई वैसे कानून हैं जो कि जिसके के लिए संविधान में अगर संशोधन करना है तो उस पर्टिकुलर स्टेट के आधे से ज़्यादा मेंबर्स की सहमति होना भी आवश्यक है। So it requires permission of the more than half the legislative assemblies of the states. So this bill also goes through the same process as the ordinary bill. ये जो बिल हैं, ये भी बिल ऑर्डिनरी बिल की तरह ही इसकी प्रोसेस होती है। प्रोसीड्यूर सब्जेक्ट ऑफ टू मनी बिल। अच्छा, मनी बिल से रिलेटेड जो प्रोसीड्यूर्स होती है, जो कार्रवाई होती है, वह अलग तरह से होती है। Whether the bill is money bill or not is decided by the speaker of the लोक सभा। कोई सा भी बिल अगर मनी बिल है या नहीं है वह लोकसभा के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ए बिल कंटेनिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द बजट और फाइनेंशियल मैटर इज कॉल्ड ए मनी बिल। टू अंडरलाइन दिस डेफिनेशंस की व्हाट इज ए मनी बिल, ए बिल कंटेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द बजट और फाइनेंशियल मैटर इज कॉल्ड ए मनी बिल। कि अगर जिस बिल के अंदर अगर बजट से रिलेटेड अगर कोई मैटर अगर डिस्कस करना है तो वह मनी बिल कहलाता है। द बजट ऑफ द सेंटर is presented around 20th February in the Lok Sabha mostly by the financially years। कि जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जो बजट आता है हर साल 28 फेब के आसपास में लोकसभा के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पेश किया जाता है। ऑल द मनी बिल्स आर फर्स्टली प्रेजेंटेड इन द लोकसभा विच पास्ड थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। जितने भी मनी बिल्स हैं वो पहले लोकसभा के द्वारा पास किए जाते हैं, उसके बाद में राज्यसभा में जाते हैं। यानी ओनली सिर्फ मनी बिल ही एक ऐसा बिल है जो कि पहले लोकसभा के द्वारा पास किया जाएगा, उसके बाद में राज्यसभा में जाएगा। बाकी अदर जो दो बिल हैं वह किसी भी हाउसेस के द्वारा पहले अरेंज किए जा सकते हैं या इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ए प्रिलिमिनरी डिस्कशंस इज कैरिड आउट ऑन द मनी बिल प्रेजेंटेड इन द लोकसभा। सबसे पहले एक प्राथमिकता के तौर पे डिस्कशन होता है। द एक्सपेंस मेंशन्ड इन द बजट आर डिस्कस्ड अपॉन। उसमें कौन कौन से जो यानी कि एक्सपेंसेज हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट ऑल द न्यूमेरिक डिटेल्स ऑफ द बजट इन द पार्लियामेंट। अच्छा, उसमें कितना खर्च आएगा, कितना उसमें बजट आएगा, आय और व्यय, इन सभी का ब्यौरा वह लोकसभा के अंदर वैसे हाउसेज में प्रेजेंट करता है। उसके बाद में ऑल द मिनिस्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, साइंस, डिफेंस, ट्रेड, बिजनेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एक्सेट्रा पुट्स फोर्थ द डिमांड्स इन फॉर्म
of the Lok Sabha and then the voting is carried out to get permission of demands. अच्छा, जो लोकसभा के पास में जो बजट बच रहा है उस बजट के अकॉर्डिंग से फिर अलग अलग जो पोर्टफोलियोज़ के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपनी अपनी डिमांड बताते हैं कि हमारे को हमारे फील्ड के अंदर इतना वर्क करवाना है, इतना वर्क करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग से उनकी डिमांड पे वोटिंग भी करवाई जाती है। Sources of income and taxes are separately presented in the budget and both are to be separately approved. इसमें जो इनकम के सोर्सेज जो होते हैं उन्हें सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता है। द बिल अप्रूव्ड इन द लोकसभा फर्स्ट इज सेंट टू द राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशंस। जो बिल पहले लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है उसे राज्यसभा के लिए सिर्फ फॉर रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाता है, सहमति के लिए या विचार विमर्श के लिए। द लोकसभा हैज़ टू रिटर्न इट टू द लोकसभा विद नेसेसरी रिकमेंडेशंस विद 14 डेज। लोकसभा को 14 डेज का राज्यसभा को इसमें 14 डेज का ही टाइम दिया जाता है। पहले हमने ऑर्डिनरी बिल में पढ़ा था कि अगर राज्यसभा किसी भी बिल को 6 महीने तक रख देती है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करती है, तो वह बिल ऑटोमेटिकली न्यूलीफाई हो जाता है या फिर डिसमिस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मनी बिल से रिलेटेड एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि अगर राज्यसभा उस बिल को अगर 14 डेज़ के अंदर अंदर अगर लोकसभा को अपनी रिकमेंडेशन के साथ में लौटा देती है तो राज्यसभा उसके अंदर रिकमेंडेशन पे विचार कर सकती है लोकसभा। लेकिन अगर नहीं लौटाती है तो ऑटोमेटिकली वह बिल राज्यसभा के द्वारा पास माना जाता है। सो if a money bill is not returned to the Lok Sabha within 14 days by the Rajya Sabha, the bill is considered to have been passed by the Rajya Sabha. If the Lok Sabha accepts the recommendation of the Rajya Sabha, the bill is considered to have been passed by both the houses of the parliament. अगर राज्यसभा उसके ऊपर कोई सहमति नहीं देती है तो वह लोकसभा के द्वारा ऑटोमेटिकली पास्ड माना जाता है और राज्यसभा के द्वारा भी पास्ड माना जाता है। लेकिन अगर वह राज्यसभा उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस देती है उसको अगर लोकसभा मान लेती है तो दोनों हाउसेस के द्वारा उस बिल को पास मान लिया जाता है। बट इफ़ द लोकसभा रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा एंड द बिल इज असाइंड पास्ड इन द लोकसभा, द मनी बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन अगर लोकसभा उनकी रिकमेंडेशन को नहीं मानती है तो भी वह बिल पास्ड ही माना जाएगा। After the money bill is passed by both the houses of the parliament, it is sent to the president for his assent. Assent का मतलब सहमति, कि एक बार जब मनी बिल दोनों हाउसेस के द्वारा पास हो जाता है फिर इसे प्रेसिडेंट के पास में उसकी सहमति के लिए भेजा जाता है। द प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन द मनी बिल। प्रेसिडेंट अगर साइन कर देता है, इफ़ द बजट इज़ नॉट पास्ड इन द हाउस देन द गवर्नमेंट हैज़ टू रिजाइन। लेकिन अगर प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो वह बिल पास मान लिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिफेंस एंड फॉरेन मैटर्स आर डिस्कस्ड। इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अलावा जो कि हाउसेज के अंदर पार्लियामेंट के हाउसेज में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिफेंस से रिलेटेड मैटर्स को भी डिस्कस्ड किया जाता है। द लोकसभा मॉनिटर्स एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो लोकसभा होती है वह एग्जीक्यूटिव्स के वर्क के ऊपर मॉनिटर भी करती है और कंट्रोल करती है। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स एंड द ब्यूरोक्रास्ट। ब्यूरोक्रास्ट का मतलब होता है नौकरशाही। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती हैं वो सारी ब्यूरोक्रेसी में आती है। इट इज़ द वर्क ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स टू सी दैट द फंड ऑफ द पब्लिक आर यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। और ये लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि जो भी फंड पब्लिक के द्वारा पब्लिक से टैक्सेस के रूप में कलेक्ट किया जा रहा है वह प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हो। लोकसभा है जो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ पब्लिक फंड, क्योंकि मनी बिल लोकसभा के द्वारा ही पास किए जाते हैं और उनकी ही असेंट ज़्यादा चलती है। इसलिए लोकसभा को जो पब्लिक के फंड के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द हाउस ऑफ the parliament, no new taxes can be levied or any improvement in the existence tax can be done। जब तक लोकसभा उसके ऊपर परमिशन नहीं देती है तब तक कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड एज द कस्टडियंस। और इस तरह से जो हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के जो हाउसेज होते हैं उससे यानी कि कस्टडियंस भी कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है और पब्लिक फंड।
यानी लोकसभा यहाँ पे पब्लिक फंड के रक्षक की तरह काम करती है, एज इट इज़ कंट्रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। Beside this, the Parliament has to power to remove President, Vice President, Chief Justice of the Supreme Court as well as the High Courts, Chief Election Commissions, Auditor General of or Attorney General under the charge of proven misbehavior or inefficiency or violation of the Constitution through the process of impeachment। ये इम्पीचमेंट क्या होता है हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसे महाअभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इन सारे वर्क के यानी कि ये बिल पास करवाने के साथ साथ में ही पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमीशंस या ऑडियो जनरल या अटॉर्नी जनरल, इन सभी को अपने पद से अगर वह मिसबिहेवियर करते हैं या फिर मिसकंडक्ट करते हैं, अपने पद का गलत उपयोग करते हैं, तो उन्हें अपने पद से हटाने का भी पावर होता है और वह उन्हें अपने पद से महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। नाउ लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल, हम इस टॉपिक पे बाद में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन।